हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई ग्रामर लेके नहीं आया हूँ, न ही स्पोकन के पॉइंट्स बताने वाला हूँ, न ही कोई टिप्स बताने वाला हूँ। आज मैं अपना इतिहास बताने वाला हूँ कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी। तो ये आप लोग अधिकतर कहते हैं कि सर आप भी बताइए कि आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, आपने क्या किया, कैसे शुरुआत की, आप शुरू में कैसे थे, किस समय से आपने अंग्रेजी चालू की। तो ये मैं आज आपको सारी बात बताता हूँ। तो बस वही गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है आपको, क्योंकि लाइक करने से रीच बढ़ता है और शेयर करने से मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आप भी समझ जाएंगे कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना, मैंने कौन कौन सी तकलीफें सही, क्या क्या मैंने किया अंग्रेजी सीखने के लिए। तो ये बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा फ्लैशबैक में, पीछे चलना पड़ेगा। ये दोस्तों ये बात है 1986 की, जब मैं 11th क्लास में था। 1986 11th क्लास में था। तो 11th क्लास में था तो उस समय मेरी इंग्लिश जो थी वो बिल्कुल कुछ नहीं थी, बहुत वीक थी, यानी कुछ भी नहीं थी। इंग्लिश हमको 50 नंबर का पेपर हुआ करता था, इंग्लिश में 50 नंबर का पेपर होता था और हम लोग 17 नंबर लाना चाहते थे। 17 नंबर यानी पासिंग मार्क। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इंग्लिश में हमको हाईएस्ट मार्क्स लाना है, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए हवा थी, बहुत डिफिकल्ट भाषा थी। यानी हमको याद करना पड़ता था, रटना पड़ता था, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता था। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि गो के 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था। हमारे उस समय इंग्लिश के जो टीचर्स थे वो ये समझते थे कि इनको पढ़ाना यानी कि माथापच्ची करना है, इसलिए वे ग्रामर पढ़ाते थे, सब हमारे सिर के ऊपर से जाता था। तो वो हमें कहते थे, कुछ हमें क्वेश्चन मार्क, कुछ टिक मार्क्स लगा दिया करते थे कि ये आपको याद करना है, एक पोयम याद कर लो, एक ऐसे याद कर लो, और कुछ क्वेश्चंस पर वो टिक मार्क्स कर देते थे और कहते थे कि ये याद कर लेना तो आप कम से कम पास हो जाओगे। और हम लोग ग्रामर को समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, ग्रामर हम लोग समझना ही चाहते थे। पहली बात तो समझ में ही नहीं आता था। और मैंने आपको बताया कि जब मैं 11th क्लास में था तब मुझे गो, वेंट, गॉन क्या होता है ये भी नहीं पता था, सचमुच में कह रहा हूँ। लेकिन सौभाग्यवश मेरे एक टीचर है, मेरे इंग्लिश के टीचर मिस्टर चौकसे सर मुझे मिले। वो हमारे सर इंग्लिश, हमारे सर चौकसे सर, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, मुझे नहीं, मतलब हमारी क्लास में इंग्लिश पढ़ाते थे। तो दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहें कि मुझे 11th क्लास का कैप्टन बना दिया गया, क्योंकि मेरे बाकी जो फ्रेंड थे वो सारे साइंस के दोस्त थे, साइंस पढ़ते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि दीपक, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और मैथ साइंस जो है बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मेरा मैथ साइंस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दीपक तू एक काम कर यार, तू कैप्टन बन जा। क्योंकि उस समय कैप्टन बनने का मतलब ये था कि आपको क्या काम करना, बोर्ड साफ करना, चॉक्स लेके आना, कुछ ऑफिस में कोई काम करने के लिए जाना, एक टाइप का वो टीचर का असिस्टेंट होता था, वो मॉनिटर का काम होता था। तो मुझे मॉनिटर बना दिया गया, और मॉनिटर बनने का मतलब है कि एक रेपुटेड पर्सन, मैं मॉनिटर बन गया। अब जब मेरे सर जब चौकसे सर जब इंग्लिश पढ़ाते थे तो जब कोई समझाते थे वो टेंसेस पढ़ाने लगे। मुझे लगता है लाइफ में पहली बार हमारे सर ने टेंसेस पढ़ाना चालू किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो वो पढ़ाते थे तो ऑब्वियसली वो मुझसे पूछते थे कि बताओ भाई, तुम बताओ, तुम तो कैप्टन हो, तुम बताओ। तो मुझे कुछ बनता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था, और मुझे वो बार बार कहते थे भाई कैप्टन बने हो, बताओ, तुम्हें आना चाहिए, तुम तो कैप्टन हो। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सर बार बार पूछते हैं, मुझसे बनता नहीं था, मेरी इंसल्ट हो रही है, सारे जो स्टूडेंट्स है वो हंसने मुझ पर और ये सोचते हैं बड़ा कैप्टन बना बैठा है और आता होता कुछ है नहीं। क्यों ना सर जो पढ़ाने वाले हैं, क्यों ना उसे एक दिन पहले तैयारी कर लिया जाए, एक दिन पहले तैयारी कर लिया जाए। तो मैं उस टॉपिक को एक दिन पहले पढ़ के जाता था। जैसे सर कहते थे कि कल मैं आपको 5 सिंपल पढ़ाने वाला हूँ, तो 5 सिंपल को मैं एक दिन पहले घर में मेहनत करके उसको समझ के जाता था कि आखिर 5 सिंपल है क्या, होता क्या है। जब दूसरे दिन सर पूछेंगे किसका नेगेटिव बनाओ तो मैं इसको तुरंत बता देता था। ये मेरी एक शुरुआत हुई थी अंग्रेजी को पढ़ने की। और दूसरा है कि जब हम लोग स्कूल से अपने घर आते थे, तो स्कूल से घर आते समय मेरा एक दोस्त था महेश नाम का। हम लोग जनरली, मैं तो साइकिल से जाता था, तो हम लोग क्या पैदल आते थे,
पैदल इसलिए आते थे कि अगर साइकिल से आएंगे तो घर बहुत जल्दी आ जाएगा, तो पैदल हम लोग आते थे अपने घर तक। स्कूल से, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि 6 क्लास से इंग्लिश चालू होती है। 6 क्लास से, यानी 6 क्लास से मैंने ABCD पढ़ना चालू किया है। A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, मैंने 6 क्लास से पढ़ना चालू किया। और 11th आते तक तो हम लोग बस खाली रट के पास होते थे। हम लोग रट लेते थे कुछ क्वेश्चंस आंसर को, और बहुत मुश्किल से 17, 18, 20 नंबर जैसे तैसे करके ला लेते थे। तो 10th भी हमने जैसे तैसे करके पास किया। और दोस्तों 10th में मुझे ग्रेस मिला है, कृपांक कहते हैं उसको, कृपांक। मैं 10th में मैं पास नहीं हुआ हूँ, इंग्लिश में मैं 10th में फेल हो गया हूँ, मुझे कृपांक मिला है। मुझे कृपांक मतलब मुझे ग्रेस मिला हुआ है, यानी बड़े मुश्किल से मैं 10th से पास होकर मैं 11th में गया हूँ। तो वहाँ तक हमारी कहानी अटक गई थी। वहाँ तक हमारी कहानी गई थी कि चौकसे सर पढ़ाते थे, और वो मैं कप्तान बन गया था, कैप्टन बन गया था, मॉनिटर बन गया था। तो मुझे पूछते थे तो मुझे लगा कि मुझे तैयारी करना चाहिए, तो मैं एक दिन पहले तैयारी करने लगा था। उसकी तैयारी करके जाता था, रहने रट के जाता था, फिर भी मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता था ना अच्छे से, तो मैं उस टॉपिक की तैयारी करके जाता था कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरगेटिव कैसे बनाना है, इस टाइप का। तो मेरा जो दोस्त था महेश, उसके साथ हम लोग घर तक आते थे पैदल। तो उसकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो वो हमेशा इंग्लिश में मुझसे बात करता था, और मेरे तो पल्ले कुछ पड़ती नहीं थी, तो मैं उसको जवाब नहीं देता था। तो वो एक टाइप से मेरी इंसल्ट करता था। इंसल्ट करने का मतलब है कि अंग्रेजी बोलकर वो मतलब मेरी इंसल्ट यानी मेरी खिंचाई नहीं करता था, लेकिन वो जानबूझ के इंग्लिश बोलता था। कुछ भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाना, ये करना वो करना, तो मुझे लगता था इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मैंने इससे एक दिन कहा कि भैया तू कैसे पढ़ता है यार, कौन सी किताब है तेरे पास में? तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, उसके पास एक ग्रामर की किताब थी पुरानी वाली, उसने मुझे दी। अब उस किताब को मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि आखिर प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, क्रियाओं के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, गो एंड गॉन। ये सारी चीज़ें मैंने अध्ययन की, मैंने काफ़ी मेहनत किया। उस समय मैंने डिक्शनरी खरीदी थी, एक छोटी सी डिक्शनरी, भार्गव की डिक्शनरी, अगर आपको मालूम है तो भार्गव की डिक्शनरी थी। मैंने करीब 10 या 18 रुपए की मैंने डिक्शनरी खरीदी थी। उस डिक्शनरी को मैं वर्ड वर्ड देखने लगा। तो वो मेरी मेहनत करने का सबसे पहला टाइम था। एक तो ये मेरा दोस्त महेश, और दूसरा हमारे सर चौकसे सर। ये 2 लोगों की वजह से मैं इंग्लिश में एंटर किया। अब हमारे जो सर पढ़ाते थे वो मेरे को और अच्छा समझ में आने लगा, वो सेंटेंस बनने लगा, और मुझे शाबाशी भी मिलने लगी। वाह! और कैप्टन होने के नाते ये मुझ पर प्रेशर था कि मुझे ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, ये मेरा था। उसके बाद दोस्तों दिखाने की आदत मुझे बनने लगी कि मैं भी, जैसे मेरा दोस्त इंग्लिश बोलता था तो मुझे भी दिखाने की आदत होने लगी कि मैं भी इंग्लिश बोलने लगा अपने दोस्त के सामने, कुछ छोटे मोटे सेंटेंस बनाने लगा। और ये बात तो हो गई, यहाँ पर जैसे तैसे करके मैंने 11th क्लास पास कर ली, इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर आए। और दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा कि मैंने पहली बार इंग्लिश में मैंने इतनी सारी तैयारी की कि मैंने जो निबंध था वो भी मैंने अपने मन से लिखा था इंग्लिश में, अपने मन से, इतनी सारी तैयारी कर करके। हाँ, कुछ सेंटेंस मैंने याद भी किए होंगे, लेकिन उसको मैंने अपने मन से लिखा था। और इंग्लिश में मेरे काफ़ी अच्छा नंबर मिले थे मुझे 11th में भी और 12th में भी, यानी 11-12 तक मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी, काफ़ी अच्छी हो गई थी। 2 साल मैंने काफ़ी मेहनत किया था। जबकि 10th में मुझे कृपांक मिले थे, ग्रेस मिला था, और मैं बड़े मुश्किल से पास हुआ था। अब दोस्तों मैं आ गया कॉलेज में 12th पास करने के बाद। अब कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज तो कॉलेज होता है, स्कूल में हम लोग स्कूल के बच्चे रहते हैं और डरे डरे से रहते हैं, हेजिटेशन होता है। अब कॉलेज में आने के बाद बिल्कुल यूनिफॉर्म अलग हो गया था, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, जाना कॉलेज में, बॉयज़ गर्ल्स लड़कियां होती थी, ये सारे होते थे। अब वहाँ अब बचपन से शुरू से मेरी एक आदत थी कि इम्प्रेशन लोगों को इम्प्रेस करना। हाँ, 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। 12th में मेरे 64% थे, और 64% आने का मतलब भी हम लोग के समय में बहुत ज़्यादा हुआ करता। 64% यानी बहुत अच्छे माने जाते थे। आजकल तो 90% को काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो हम लोग के समय में 64% लाना यानी बिना ट्यूशन क्लास के लाना बहुत बड़ी बात थी। तो पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अब मुझे कॉलेज में अपने आप को बताना था कि भैया मैं भी कुछ हूँ। तो वहाँ पर भी मेरे जो दोस्त थे, वहाँ पर उनके सामने मैं इंग्लिश बोलने लगा, इंग्लिश में बातें करना, इंग्लिश में ये करना, जानबूझ के टूटी फूटी इंग्लिश बोलना। उतनी अच्छी तो आती नहीं थी, लेकिन बोलना, इंग्लिश बोलना। तो वहाँ इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में मेरे दोस्त बनने लगे। अब मेरे जब दोस्त बनने लगे तो मुझे लगा कि यार इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। हम लोग के समय में मोबाइल नहीं होता था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। हम लोग केवल किताबें पढ़ के हम लोग की अंग्रेजी को सुधारते थे। और उस समय मेरे समय में एक न्यूज़पेपर आता था, हितवाद न्यूज़पेपर आता था, जो कि नागपुर से निकलता था। मैं उस न्यूज़पेपर को खरीदता था, और उस न्यूज़पेपर को जो कि कम से कम 1 आध रुपये का आता होगा,
तो उसको मैं एक एक हफ्ते तक पढ़ता था, एक एक चीज़ जहाँ मुझे समझ में नहीं आता तो मैं उसको डिक्शनरी खोजता था और वर्ड्स को मैं लिखते जाता था। जो उसके खास का जो वर्ड्स होते थे, खास जो डिफिकल्ट वर्ड होते थे, उसको मैं डिक्शनरी में नोट कर लेता था, उसको याद करता था और दूसरे दिन बोलने का प्रयास करता था। तो मेरे अंग्रेजी झाड़ने के चक्कर में मेरे काफ़ी दोस्त बनने लगे, काफ़ी मेरे बॉयज़ अच्छे अच्छे घर के मेरे दोस्त बन गए, ये था। और दोस्तों, आपको एक दिखाने की आदत होनी चाहिए कि आपको शो ऑफ करना है, लोगों के सामने शो ऑफ करना है कि यार मैं ये हूँ। अगर आपको कोई चीज़ दिखाने की आदत नहीं होगी तो आप में पागलपन पैदा नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, पेशन पैदा नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो मुझमें ये दिखाने की आदत थी कि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इस दिखाने के चक्कर में मैं तैयारी करता था और दूसरे दिन उनको बोलता था, उनके सामने इंग्लिश बोलता था, ताकि लोग इंप्रेस होते तो सोचते कि वाह यार दीपक की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये कारण, ये दिखाने की जो मेरी आदत थी, इसने मुझे मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और सहयोग दिया। उस समय एक और पत्रिका आती थी, मुझे याद है, क्राइम एंड डिटेक्टिव, जिसमें क्राइम के बारे में बताता था। मुझे बहुत शौक था इस किताब को पढ़ने का, लेकिन ये किताब मैं हिंदी में नहीं खरीदता था, ये किताब को मैं इंग्लिश में खरीदता था और उसको पढ़ता था। मेरे घर वाले चिल्लाते थे कि ये किताब नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें मर्डर, ये सब गंदी गंदी बातें लिखा रहता है, तो ये मत पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही मर्डर वाली बात घूमते रहेगी। लेकिन मैं इसको खाली अपने शौक के लिए नहीं पढ़ता था, मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ता था और वहाँ से मैं वर्ड इकट्ठे करते जाता था। तो ये वर्ड आज मेरे सामने जितने भी वर्ड इकट्ठे हुए हैं, जितने भी वर्ड मैंने, जो वोकैबुलरी जो मैंने इकट्ठी की है, ये मैंने उसी न्यूज़पेपर की वजह से, उसी दिखाने की आदत की वजह से मैंने इकट्ठे किए हैं, उस क्राइम एंड डिटेक्टिव नाम की मैगजीन से इकट्ठे किए हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो वाली पत्रिका पढ़ें, वो वाली कहानी पढ़ें जो आपको अच्छी लगती है। वो धार्मिक भी हो सकती है, परियों की कहानी हो सकती है, हितोपदेश की कहानी हो सकती है, पंचतंत्र की कहानी हो सकती है, या आप कंप्यूटर का नॉलेज हो, तकनीकी ज्ञान, बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, स्पोर्ट्स, जो आपको शौक हो वो वाली बात आप पढ़ा करें। लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत या फिर कहानी पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप में रीडिंग हैबिट्स है तो रीडिंग करते करते आप बहुत सारे वर्ड्स उसके निकालेंगे, नए नए वर्ड्स निकालेंगे, उसको आप याद करेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं आपको एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब भी कहीं बस से या ट्रेन से जाता था, कहीं मुझे जाना होता था अपने घर या कहीं पर, तो मेरी एक आदत होती थी कि मैं रेलवे स्टेशन से इंग्लिश का न्यूज़पेपर खरीद लेता था। हालांकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, वही दिखाने की आदत की वजह से, ताकि पैसेंजर, मेरे आसपास बैठने वाले जो पैसेंजर मुझे देखेंगे तो सोचेंगे वाह इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भैया इंग्लिश पढ़ रहा है यानी बहुत इंटेलिजेंट होगा, दिखाने के लिए। और लोग मुझसे बात करेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लेता था, जस्ट पढ़ता रहता था। हालांकि पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ता था दिखाने के चक्कर में। तो मुझे एक बार एक अंकल ने मुझसे पूछ लिया कुछ, उन्होंने मेरा पेपर का एक हिस्सा ले लिया और पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझसे एक मीनिंग पूछा कि बेटा इसका मतलब क्या है। तो मैं मतलब बता नहीं पाया था। तो उन्होंने मुझे टॉन्टिंग वे में कहा कि आप कुछ सच में न्यूज़पेपर पढ़ना आता है कि बस खाली ऐसे ही आपने खरीद लिया। तो वो क्षण जो था ये मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग टाइप का था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं दिखाने के लिए ये न्यूज़पेपर तो खरीद रहा हूँ, दिखाने के लिए मैं मैगजीन तो खरीद रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन सचमुच में कोई मुझसे इंग्लिश में बहुत फर्राटेदार बात करने लग जाए, फर्राटे से बात करने लग जाए और मैं जवाब न दे पाऊँ, तब मेरा क्या होगा, तब मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। तो क्यों ना इसको सचमुच में अच्छे से और तैयारी की जाए। फिर मैं इसको बहुत अच्छे से तैयारी करने लगा। ये दिखाने की आदत, जब मैं ट्रेन में जाता था मैं देखता था कोई अच्छे घर का बच्चा मैगजीन पढ़ रहा है। हम लोग के समय में चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, चंदा मामा, चंपक, ये सारी किताबें मैगजीन आती थी। तो जो अमीर घर के बच्चे थे वो ये सब पढ़ते रहते थे इंग्लिश में। तो मैं उनके पास जाके देखता रहता था। मैं सोचता था यार ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, देखो इंग्लिश की मैगजीन पढ़ रहा है, देखो इंग्लिश की कॉमिक्स पढ़ रहा है। तो मैं उसके बाजू में बैठ जाता था और मैं पूछते रहता था, देखता रहता था उसको और सोचता था वाह कितना इंटेलिजेंट होगा। तो फिर मैं भी वो कॉमिक्स में भी इंग्लिश की कॉमिक्स लेना चालू कर दिया, यानी दिखाने की वजह से। लेकिन इस दिखाने की आदत ने मुझे ये प्रेरित किया, ये बोला कि नहीं आप दिखाने की आदत तो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सचमुच में तैयारी करो। खाली ऊपर ऊपर से दिखाने से काम नहीं होगा, आप सचमुच में तैयारी करो। तो दोस्तों मैं सचमुच में तैयारी करने लगा। ये मेरे में पैशन था, मुझ में पागलपन था। मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, बहुत अध्ययन करता था, उसके वर्ड्स को मैं याद करता था। मैं रोज, आप तो 2-2, 4-4, 5-5 वर्ड याद करते हुए मैं दिन भर में काफ़ी सारे वर्ड याद कर लेता था। और दूसरे दिन, हाँ, एक आदत और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा
कि मैं जो कुछ भी पढ़ता था उसको मैं कभी कभी डायरी में लिखता था। मेरी डायरी लिखने की आदत थी बचपन से मेरी। मैं 9-10 क्लास से मैं डायरी लिखा करता हूँ। शुरू में तो हिंदी में लिखता था, लेकिन बाद में मैं डायरी को इंग्लिश में लिखना चालू कर दिया। तो डायरी इंग्लिश में लिखने की मेरी जो आदत थी, रात को मैं डायरी लिखता था, कोई टॉपिक पर दिन भर में क्या हुआ ये भी लिख लेता था, या कभी कभी किसी टॉपिक पर लिखता था, रिलीजन धर्म के बारे में मुझे कुछ लिखना है, गार्डन के बारे में मुझे कुछ लिखना है। अब जैसे सुबह, अब कहना है कि मैं आज सुबह उठा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। अब चक्कर आना एक नया वर्ड मेरे दिमाग में आया। अब मैं समझ में आ रहा कि चक्कर आना क्या होता है, तो मैं उसको डिक्शनरी में सर्च करता था। हाँ, मैंने हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी भी ले ली थी, क्योंकि हमारे समय में इंटरनेट तो था नहीं। आज तो इंटरनेट में आप कुछ भी लिखो तो सारा हिंदी में आ जाता है, इंग्लिश में आ जाता है। तो मैंने हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी भी खरीदी थी मैंने। चक्कर आना, ये वर्ड, इस टाइप के मैं बहुत सारे वर्ड में इकट्ठे करने लगा। तो डायरी लिखने की आदत ने मुझे नए नए वर्ड्स जो हम लोग सोचते हैं वो वर्ड मुझे याद करने के लिए प्रेरित किया। कि दोस्तों, आप लोग जो डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखते समय आप जो विचार करते हैं वही आप लिखते हैं, और जब आप स्पीकिंग करेंगे तो वो विचार आपको काम आते हैं। तो ये सारे वर्ड मेरे पास धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। टेंसेस का मुझे नॉलेज होने लगा, ये सारा होने लगा। फिर मेरे एक अंकल हैं, मेरे फूफा जी, जो कि जमशेदपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा, इसका भी एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उस समय हमारे समय में लेटर चला करते थे, लेटर। तो मैंने उनको एक लेटर लिखा था। उनको मैं लेटर जनरली अपने बारे में लिखता रहता था। वो कॉलेज के समय में मैंने उनको एक लेटर लिखा था। लेटर में कुछ ऐसा वर्ड, मैंने मार्केट नाम का वर्ड इंग्लिश में लिखा था। मार्केट, कि मुझे मार्केट जाना पड़ता है, फिर मैं वहाँ से सामान खरीद के मैं घर आता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है वो वर्ड मैंने क्या लिखा था। तो मार्केट की स्पेलिंग मैंने लिखी थी MARCKET, MARCKET। वहाँ पर मैंने सी लगा दिया था। क्रिकेट में सी आता है, CRICKET, है ना। तो मार्केट की स्पेलिंग मैंने सी लिखा था। तो मेरे जो फूफा जी थे, जो जमशेदपुर में रहते थे, अब उनका देहांत हो गया, और मेरा बहुत ध्यान रखते थे, और उन्होंने काफ़ी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और मेरी पढ़ाई के बारे में वो देखते रहते। तो मैं अपनी पढ़ाई का सारा उनको बताता रहता था। तो उन्होंने मुझे एक लेटर वापस लिखा मेरे उस मार्केट की स्पेलिंग को देखने के बाद, MARCKET। उन्होंने बोला कि मार्केट की स्पेलिंग ये नहीं होती है। वो समझ गए थे कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मार्केट की स्पेलिंग में सी नहीं आता है। और उन्होंने कहा कि दीपक, तुम एक इंग्लिश कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो, इसके पैसे में तुम्हें, फीस के पैसे में तुम्हें भिजवाऊंगा। मेरे समय में हम लोग की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं फीस के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा ठीक है, मन में सोचा। तो मैं एक इंग्लिश टीचर को मैं ढूंढता गया, और एक सर के पास पहुंचा मैं। हम लोग के समय में कोचिंग क्लासेस हुआ नहीं करती थी, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस नहीं हुआ करती थी। तो मैं एक सर के पास गया, इंग्लिश के सर थे, मुझे पता लगा था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपसे 500 रुपये पर मंथ लूँगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मेरे साथ वॉकिंग में चलना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 बजे आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और वॉकिंग करते करते मैं आपसे स्पीकिंग करूंगा, और वहाँ मैं आपको समझाता जाऊँगा। 500 रुपये फीस। तो मैंने अपने फूफा जी को बताया कि वो 500 फीस मांग रहे हैं, जो कि उस समय में काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये बात आई गई होगी, वो मैंने फिर नहीं पढ़ा। 500 रुपये बहुत ज़्यादा फीस थी हम लोग के समय में, सच में बहुत ज़्यादा थी। और ये बात है 91 की। 91 में मैं कॉलेज में आ गया था। नहीं 91 नहीं, 88 की बात है, 88 की बात है। 91 में तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। 88, 88, 89 और 90, ये मतलब 88 या 89 के आसपास की बात रही होगी। तो उस समय 500 रुपये पर मंथ फीस देना बहुत बड़ी बात थी, 500 रुपये बिल्कुल नहीं थे। तो ये बात भी आई गई होगी। मैं कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ता रहा। और ये पढ़ने की आदत की वजह से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होने लगी। लोगों को दिखाने की आदत की वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी होने लगी। अब मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ऑलमोस्ट अच्छी हो गई थी, कि अब मैं किसी को ट्यूशन क्लास, छोटे बच्चों को खास करके पढ़ा सकता था। तो उस समय मुझे छोटी क्लास के बच्चे, मैं जानबूझ के बड़ी क्लास के बच्चे नहीं लेना चाह रहा था, मैंने छोटी क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चालू किया। इज़ेमार, वाजवर, टेंसेस, ये उनको पढ़ा के, वॉइस, नरेशन, ये पढ़ाते डिग्रीज, ये पढ़ाते मेरी इंग्लिश भी स्ट्रांग होने लगी। मेरी इंग्लिश और स्ट्रांग हो गई उनको पढ़ाते। ऐसे करते करते मेरा ग्रेजुएशन हो गया, और ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और हालांकि मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, मैं बीकॉम किया था मैंने, और मैं सीए बनना चाहता था। लेकिन 91 में जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मेरे पापा का देहांत हो गया। घर का बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तो फिर मैंने सीए बनने का प्लान छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब सीए बनने से कम 4-5 साल तो लगना ही लगना सीए बनने के लिए।
कोचिंग क्लास तो थी नहीं उस समय में, और थी भी तो फिर मैं उसका पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा कि सीए बनने में 5-6 साल लगेंगे, अब मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे तुरंत पैसे मिले। तो मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि दीपक तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्यों ना तू एमए इंग्लिश कर ले। तो दोस्तों फिर मैंने एमए इंग्लिश में अपना फॉर्म भरा कॉलेज में, और मेरा एमए इंग्लिश में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हम लोग के समय में ज़्यादा लोग एमए इंग्लिश नहीं करते थे, 13 to 14 स्टूडेंट्स थे मेरे प्रीवियस में, एमए प्रीवियस में। और वहाँ पर हम लोग जब जाते थे तो हमारे जो टीचर्स थे वो इंग्लिश में लेक्चर देते थे। ओबियसली जब इंग्लिश में वो पढ़ाएंगे, हेलमेट और जो भी पोएट्री सारा इंग्लिश में एक्सप्लेन करते, हिंदी का तो कोई रोल नहीं है, एम इंग्लिश कर रहे हैं, तो हम लोग बैठे बैठे सुनते रहते थे बड़े से। वो सारी बातें ऊपर से जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते थे। कुछ सर साउथ के थे, तो वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग पढ़ के जाते थे। तो हमने एमए इंग्लिश को पास कर लिया, एमए इंग्लिश हमने क्लियर किया, अपने हिसाब से हमने क्लियर किया। तो एमए फाइनल ईयर तक मैंने पास कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया। मेरे एमए इंग्लिश होने के बाद मेरा एक हिंदी मीडियम के स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया, जहाँ पर मुझे इंग्लिश पढ़ाना था। वहाँ पर मुझे 9th क्लास का टीचर बना दिया गया। वहाँ पर मैं 9th क्लास का टीचर बन गया और मैं पढ़ाने लगा। और जब पढ़ाने लगा और करीब 40-50 बच्चों को मुझे पढ़ाना था इंग्लिश, तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे तैयारी करके जाना पड़ता था। तो जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना रहता था उसकी तैयारी करके जाता था। मैं टेक्स्ट को पढ़ाना पड़ता था तो मैं तैयारी करके जाना पड़ता था। तो ये तैयारी करते करते मेरी इंग्लिश और इम्प्रूव होने लगी। और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, जब स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको जवाब भी सही देना है। कई बार आपको पता नहीं होता तो आप उस समय आपको गलत जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे जब उस समय समझ में नहीं आता था, मैं उसकी तैयारी करके दूसरे दिन जाता था और उनको समझाता था। तो ये उनका क्वेश्चन करना मुझे समझ में नहीं आता तो मैं दूसरे दिन तैयारी करता था, दूसरे दिन बताना। तो ये सारी बातें, सारी ग्रामर मुझसे बनने लगी। एज सुन एज लॉन्ग एज, क्वेश्चन टेक, नरेशन, वॉइस, डिग्रीज, टेंसेस, सारी चीज मुझे क्लियर होने लगी। सब एक एक बात मुझे समझ में आने लगा। उनकी कॉपी चेक करना, उनको समझाना और टेक्स्ट पढ़ाना। टेक्स्ट पढ़ाते पढ़ाते मेरे वोकैबुलरी मेरी स्ट्रांग होने लगी। तो ये पढ़ा कर आपकी इंग्लिश और अच्छी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो आपको लगता है कि गलत पढ़ाना सही नहीं है, तो आप खुद तैयारी करोगे। जब आप तैयारी करोगे तो आप उनको अच्छा पढ़ाओगे। तो ये मेरे कुछ थे। उसके बाद फिर हिंदी मीडियम स्कूल में मैं इंग्लिश का टीचर रहा। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं टीचर्स हो गया इंग्लिश का। वहाँ पर और अच्छे स्टूडेंट्स आते थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और उनके पेरेंट्स भी इंग्लिश स्पीकिंग थे। तो ये करते करते मेरी इंग्लिश और स्ट्रांग होने लगी। वहाँ पर भी मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने पढ़ाया, तो ये पढ़ा के मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई। उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की कोचिंग डाल ली। और जब मैंने अपनी खुद की कोचिंग डाली 97-98 में मैंने अपनी खुद की कोचिंग डाल ली। तो जब मैंने अपनी खुद की कोचिंग जब मैंने इस्टेब्लिश की तो स्वाभाविक वहाँ स्टूडेंट्स आएंगे, उनको मुझे पढ़ाना था। तो पढ़ाते पढ़ाते मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी और आज मैं आपके सामने हूँ। और आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, अपना इतिहास सुना रहा हूँ कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी। तो मैं इसको अगर अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहूँ कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी, मैंने क्या क्या किया, तो ये बताऊंगा दोस्तों। मैं इंग्लिश में बिल्कुल जीरो था, सचमुच में जीरो था। और जीरो से आज मैं हीरो बन गया हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। जीरो से हीरो बन गया नहीं कहूँगा। मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। अभी भी नए नए वोकैबुलरी मेरे पास आते रहते हैं। बहुत सी वोकैबुलरी मुझे अभी भी पता नहीं है, फ्रेजेस मुझे बहुत सारे याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रामर मुझे आती है। ऑलमोस्ट स्पीकिंग मैं कर लेता हूँ, मैं लोगों के सामने मैं स्पीकिंग कर लेता हूँ। प्रोनाउंसिएशन में अभी भी मुझे दिक्कत आती है। मेरा फोनेटिक्स, मेरा जो एक्सेंट है वो अभी भी एक नॉर्मल इंडियन वाला एक्सेंट है। मैं अमेरिकन एक्सेंट के पीछे नहीं भागता हूँ। अमेरिकन एक्सेंट के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मुझे खुद को नहीं आता है। मैं ब्रिटिश एक्सेंट को पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सेंट में बात करता हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश में समझता हूँ और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने अपनी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चालू की। इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में काफ़ी स्टूडेंट आने लगे। मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू से बड़ा फनी वे में रहा है। मैं अपने स्टूडेंट को दोस्त बना लेता हूँ, उनको दोस्ताना तरीके से पढ़ाता हूँ, उनको फनी वे में पढ़ाता हूँ ताकि मेरी क्लास बोरिंग ना लगे। मेरी ऑफलाइन क्लास में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, उनको टॉपिक में ऐसे बड़े मज़ेदार देता हूँ जिसमें मज़ा आता है। उसमें नए नए टॉपिक्स निकलते हैं, नए नए बातें निकलती हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं। तो और दोस्तों देखो, वोकैबुलरी आप अपने आप जनरेट नहीं करते हैं। आपकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? जब आप कन्वर्सेशन करते हैं और कन्वर्सेशन करते करते कोई नई बात आपके सामने आती है। चुगलखोर, चुगली करना, गुंडा, घर जमाई और
जुर्म को गुलाम, ऐसे जब नए नए वर्ड आते हैं, कामचोर, तो आप ऑटोमेटिकली उसको याद करने की कोशिश करते हो। तो मेरे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते थे, सर घर जमाई को क्या कहेंगे, सर जुर्म को गुलाम को क्या कहेंगे, सर गुंडा को क्या कहेंगे, सर दंगा को क्या कहेंगे। तो ये जब मेरे को वर्ड पहली बार समझ में नहीं आते थे, जब पहली बार मुझे मालूम नहीं होते थे, कुछ वर्ड मालूम नहीं होते थे, तो मैं उनको दूसरे दिन तैयारी करके आता था या डिक्शनरी तुरंत निकाल के उनको याद कर लेता था और उनको बताता था। तो ऐसे करते करते मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग होने लगी, बढ़ने लगी। तो दोस्तों सभी लोग टीचर तो बन नहीं सकते, सभी लोग में इस प्रकार का मैंने जो किया वो सभी लोग तो नहीं कर सकते। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको अंग्रेजी सीखना है, और कुछ लोग प्रोफेशनल्स भी होंगे, कुछ लोग अपने अपना काम कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखने के लिए थोड़ा सा पागलपन बहुत जरूरी है, आपको समय तो देना पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी है तो मैंने अपनी बताई, लेकिन आपको अंग्रेजी कैसे सीखना है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले टेंसेस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सारे टेंसेस का नॉलेज अच्छे से कर लें कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके चार जो हिस्से हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल में किया जाएगा तो जवाब भी प्रेजेंट सिंपल में ही आना चाहिए। फ्यूचर में क्वेश्चन किया जाएगा तो जवाब भी फ्यूचर में आना चाहिए, ये आपको ऑलमोस्ट मालूम होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि चॉइस आय क्रियाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डिटेल्स में लाऊंगा, उसमें आपको सारी बात बताऊंगा। मॉडल्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि मॉडल्स का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, इफ, अनटिल, वुड और एज लॉन्ग एज, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। ये इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात को सामने वाले के लिए रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे एक बात और कहूँगा, टेंसेस का नॉलेज होने के बाद आपको रीडिंग करना है। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे आपकी वोकैबुलरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वोकैबुलरी स्ट्रांग होने से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप अपनी बात को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो आपको रीडिंग भी करना है, रीडिंग। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा, आप कोशिश करें स्पीकिंग करने की, किसी के भी सामने आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। लोग हंसते हैं तो हंसने दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, इंग्लिश बोलें, या कोई इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर अगर ढूंढ सके तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। मैं तो एक बात और कहूँगा कि आप दुकान में जाते हैं और आपको लगता है यहाँ इंग्लिश बोली जा सकती है, वहाँ बोलने की कोशिश करें। किसी ऑफिस में जाते हैं वहाँ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, चाहे टूटी फूटी हो, बोलने की कोशिश करें। लेकिन आप बोलते बोलते आपको लगेगा कि यार कुछ तैयारी करके जाना सही रहेगा, और तैयारी करते करते वो आपकी आदत में आ जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप कॉल सेंटर में भी फ़ोन कर सकते हैं। अलग अलग कॉल सेंटर में आजकल तो बहुत सारे कॉल सेंटर हो गए। आप इंग्लिश के बारे में इंग्लिश से उनसे बात करें, कोई भी कॉल सेंटर के, सर हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, आई वांट दिस प्रोडक्ट, है ना। बहुत से आजकल तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और रिलायंस, आइडिया, और काफ़ी सारे हमारे पास में आउटलेट हैं, काफ़ी सारे मार्केट में बहुत सारे इस टाइप की कंपनीज हैं। और कई बार वहाँ से भी फ़ोन हमें आता है कि एक नया प्लान आया है, इस बारे में आप क्या करेंगे। अगर वो हिंदी बात करता तो आप इंग्लिश बोलना चालू कर दें, तो ये करते करते भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और कम से कम जो सेंटेंस नहीं बनेगा तो आप बोलेंगे यार इसको कैसे कहते हैं, यार मैं ये काम करवा लूंगा, मैं अपनी बाइक सुधरवा लूंगा, कहना तो हमें क्या कहना पड़ेगा। तो वो आप स्ट्रक्चर या तो अपने दोस्त से पूछेंगे, आप अपने टीचर से पूछेंगे। तो ये आपको करना है, आपको वोकैबुलरी याद करना है, आपको मैगजीन्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना अगर आपको बोरिंग लगता है तो मैं आपको कहूँगा स्टोरी बुक्स पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, तो मैं स्टोरी पढ़ा करता था। स्टोरी बुक्स जो मेरी पसंद की होती थी मैं वाली पढ़ा करता था। और नोट करना बहुत ज़रूरी है, डायरी एक मेंटेन करना पड़ेगा। आप शाम को, रात को रोज लिखा करें, एक पेज कम से कम लिखा करें कि आज आपने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या काम किया, ये सारा लिखने की कोशिश करें इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में लिखते लिखते कोई नया वर्ड आएगा तो उसको आप ढूंढेंगे, उसको आप सर्च करेंगे, उसको अगली बार याद करेंगे। ये सारे काम करना है। और टेलीविज़न है तो आप वहाँ पर इंग्लिश के प्रोग्राम देख सकते हैं। आजकल तो हमारे पास में यूट्यूब है दोस्तों, यूट्यूब में इंग्लिश के आप ऐसे चैनल खोल सकते हैं, इंग्लिश की मूवी देख सकते हैं। बॉलीवुड की मूवी तो ठीक है, और बॉलीवुड की मूवी अगर आप देखेंगे तो टाइटल, सब टाइटल जो इंग्लिश में लिखा रहता है वाला देखें, आप उसको समझिए कि उन्हें बोला क्या है, लिखा क्या है, उसको समझने की कोशिश करें कि क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश में कभी भी शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता है, इंग्लिश में कभी भी अर्थ का अनुवाद किया जाता है, अर्थ का। जैसे मुझे कहना है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, तो इसका मतलब हो रहा है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे जब मैं तुम्हें देखता हूँ, व्हेन आई सी यू आई बिकम गार्डन गार्डन, हमें ये नहीं कहना है। हमें कहना है कि व्हेन आई सी यू आई बिकम वेरी हैप्पी। तो इंग्लिश में कभी भी शब्दों का अनुवाद नहीं करते हैं, अर्थ का अनुवाद करते हैं, ये चीज़ आपको समझना है।
और बोलते समय पूरी ग्रामर का ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपनी बात को सामने वाले के लिए पहुंचाना है। वो ग्रामर के साथ पहुंचाए तो सोने पे सुहागा होगा, बिना ग्रामर के पहुंचाए आप अपने वर्ड बोल सकते हैं। नो मार्केट टुमारो, ओके ओके, आई नॉट कम, यू कम, यू नॉट कम, प्लीज कम। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, आप ऐसे चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको विल, शेल, कैन, कुड, शुड ये सारे बनने लगेंगे। आप चालू तो करिए। लोग इसी हेजिटेशन चालू नहीं करते, वो ये सोचते कि मैं बोलूंगा तो पूरा सही बोल के रहूंगा। दोस्तों वो समय कभी नहीं आएगा। मैं भी इंग्लिश का टीचर होने के नाते, इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर होने के नाते मैं भी पूरा सही नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपनी बात को पहुंचाने का मैंने तरीका सीख लिया है। मैं अपनी बात को कैसे पहुंचाऊं लोगों के सामने, ये तरीका मैं भली भांति जान गया हूं। मैं लोगों को घुमाना सीख गया हूं कि मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा कि वो सामने वाला समझ जाएगा। तो आपको वो ट्रिक सीखना है, लेकिन ये ट्रिक कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस करते करते ही आपको सीखेंगे। ये आप करें, कोशिश करें। बॉलीवुड की मूवी सबटाइटल वाली देखेंगे जहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल हो। हॉलीवुड मूवी देखिए जो हिंदी सबटाइटल वाली हो और इंग्लिश में मूवी होना चाहिए। ये भी आप देखेंगे तो आपका एक्सेंट भी ठीक होगा, आप अमेरिकन एक्सेंट भी सीख जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि आप कोशिश करें, आप अपने एक्सेंट में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन एक्सेंट के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं अगर आप कर सके तो। लेकिन आपको एक पार्टनर ढूंढना बहुत ज़रूरी है जो आपके साथ स्पीकिंग कर सके। हो सकेगा तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आपको ग्रामर तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ पर आपको पार्टनर्स मिलते हैं स्पीकिंग करने के लिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो, जहाँ आप लोग बार बार जा सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप वो वाली क्लास ज्वाइन करने की मत सोचो जो बहुत फेमस हो, जो बहुत बड़ी हो। आप वो क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करो कि जो आपको समझ सकता हो, जो आपको समय दे सकता हो, वो क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें जहाँ पर आपको टीचर समय देता हो, आपकी हर डाउट को क्लियर करता हो, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता हो। तो दोस्तों ये सब करके देखें, पागलपन के साथ आप भिड़िए और आई एम श्योर वन डे और द अदर डे यू विल लर्न इंग्लिश। ओके, लेकिन अंग्रेजी सीखते सीखते हमें अपनी हिंदी को भूलना नहीं है। हमारी हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी, वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंग्रेजी भाषा आज का दौर है, मॉडर्न टाइम में हमें अंग्रेजी भाषा आना चाहिए। और हर सीखने वाली चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, फॉरेन में अगर आपको जॉब चाहिए, इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। तो अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, अंग्रेजियत सीखना गलत हो सकती है। हम लोग अंग्रेजी के तौर तरीके हम लोग जो सीख रहे हैं और हमारे संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं, हमारी हिंदी को भूल रहे हैं, हमारे हिंदीपन को जो भूल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, अंग्रेजियत को सीखना गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं भी अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपनी हिंदी भाषा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरा प्रोफेशन है। इंग्लिश से मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता हूँ, इंग्लिश से मैं अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकता हूँ। और इंग्लिश बोलने से सामने वाला हमें पढ़ा लिखा और सज्जन व्यक्ति मानता है, इसलिए भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन मैं बार बार फिर कहता हूँ कि हमारी हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी, वो तो रहेगी, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दोस्तों बस यही मेरा इतिहास था, यही मेरी कहानी थी कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी। लेकिन आप मेरी बात को अक्षरशः अपनाएंगे, पालन करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। आपको अपना सोचना है, आपको अपने नियम बनाना है, आपको अपने तरीके से सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सारे स्टूडेंट को अपने तरीके से अंग्रेजी सीखने की कोशिश करना है। दोस्तों केवल अंग्रेजी नहीं, मैं तो चाहूँगा कि मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें हर सीखने वाली चीज़ सीखना चाहिए। आपके पास समय है तो म्यूज़िक भी सीखना चाहिए, आपके पास समय है तो स्विमिंग भी सीखना चाहिए। हर सीखने वाली चीज़ अच्छी होती है, हमें अपने आप को वहाँ पर डाइवर्ट करती है, हमें नेगेटिविटी से दूर करती है, तो सीखना चाहिए। ये मेरा इतिहास रहा अंग्रेजी सीखने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया और ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, आपको अंग्रेजी सीखने में प्रेरित करेगा। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको क्या मेरा ये वीडियो सचमुच में काम आया अंग्रेजी सीखने के लिए, और आप सचमुच में पागलपन के साथ अंग्रेजी सीखने के लिए, जुनून के साथ अंग्रेजी सीखने के लिए भिड़ गए हैं। क्या आपने बिल्कुल समय निकाला है अपने अंग्रेजी सीखने के लिए? यस, तो प्लीज़ जुड़ जाइए, आज से जुड़ जाइए, रोज़ समय दीजिए अंग्रेजी सीखने के लिए। ओके, मैं इंतज़ार करूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं और भी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाया करूंगा, जिससे आप सचमुच में मोटिवेटेड रहें। धन्यवाद, थैंक यू। बस एक ही गुजारिश, बहुत से लोगों को शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देखें और अपने आप में कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करें, और मैं उनके इंप्रूवमेंट में अपना योगदान दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।